उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो पिछली जो 2 बेसिक क्लासेस हैं आपने कंप्लीट कर ली होंगी। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी नई क्लास, जहां आज हम शुरू करेंगे प्रस्तावना से। प्रस्तावना को समझेंगे, प्रस्तावना के हर एक शब्द, एक एक टर्म को हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से है। प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, शासन प्रणाली का स्वरूप और लागू होने की तिथि का उल्लेख या वर्णन होता है। ऐसे समझिए जैसे कोई पुस्तक होती है ना, उस पुस्तक की अपनी भूमिका होती है, इंट्रोडक्शन होता है कि भाई इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, कब ये बनकर तैयार हुई, है ना, सारी चीजें उसके इंट्रोडक्शन में होता है। ऐसे ही प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है, इंट्रोडक्शन है, उसकी भूमिका है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना से तात्पर्य होता है संविधान की भूमिका से, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है और कब लागू हुआ संविधान बनके, इसका वर्णन होता है। प्रस्तावना लिखित संविधान की महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कह सकते हैं। प्रस्तावना लिखित संविधान की विशेषता होती है। प्रथम प्रस्तावना अमेरिका ने दिया। क्यों? क्योंकि प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया, इसलिए प्रथम प्रस्तावना भी किसने दिया? अमेरिका ने दिया। तो भारत में जो प्रस्तावना की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कहां से लिया गया? यूएसए से, अमेरिका से लिया गया। क्यों? क्योंकि प्रथम प्रस्तावना तो अमेरिका ने दी, तो प्रस्तावना की संकल्पना जो है भारत में वो यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, लेकिन इसकी भाषा और जो विषय वस्तु है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो याद रखिएगा कि प्रस्तावना लिखित संविधान की विशेषता होती है। भारत में संविधान बनाने के लिए पहली संविधान सभा की जो बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। दूसरी संविधान सभा की जो बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है, और तीसरी संविधान सभा की जो बैठक है वो 13 दिसंबर 1946 को होती है। अब आप सोच रहे होंगे हमें तारीख क्यों बता रहे हैं आपको? हम आपको यह बताना चाहते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सम्मुख एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया, जिसमें उन्होंने प्रस्तावना का सुझाव दिया। वो प्रस्तावना लाए थे जहां पर वो बताना चाहते थे प्रस्तावना के माध्यम से कि भाई आप कोई चीज जब बनाते हैं तो पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना। कभी कोई चीज आप रेडी करते हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक भूमिका बनाते हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन रखते हैं कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा संविधान सभा के सम्मुख, प्रस्ताव उद्देशिका के रूप में, प्रस्तावना के रूप में, जिसमें यह था कि भाई भारत कैसा होगा भविष्य का, उसका उद्देश्य क्या होगा, सत्ता का, शासन सत्ता का स्रोत क्या होगा, शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा होगा, ये सारी चीजें क्या थी? प्रस्तावना में वर्णित थी। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत की संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया और प्रस्तावना की जगह दी, लेकिन उसके लिए शब्द उद्देशिका रखा। हम देखते हैं कि हमारा जो प्रस्तावना है, हम बोल तो रहे प्रस्तावना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हिंदी में उद्देशिका शब्द लिखा हुआ है। इंग्लिश में तो प्रियम्बल है, लेकिन हिंदी में उद्देशिका है, और हम बोलते हैं ये उद्देशिका हमारा प्रस्तावना है। तो हमने प्रस्तावना ही क्यों ना लिख दिया, उद्देशिका क्यों लिखा? इसलिए वहां पर उद्देशिका शब्द लिखा गया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह पता रहे कि ये एक उद्देश्य प्रस्ताव था और जवाहरलाल नेहरू जी का जो उसमें भूमिका थी उसको रेखांकित किया जा सके, इसलिए उसको उद्देशिका नाम दिया गया। किसको? प्रस्तावना को। तो आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया, उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया और प्रस्तावना की जगह दी। लेकिन इसको प्रस्तावना का नाम ना देकर उद्देशिका का नाम दिया गया, ताकि यह बताया जा सके कि यह एक उद्देश्य प्रस्ताव था तथा नेहरू जी की भूमिका को चिन्हित किया जा सके, रेखांकित किया जा सके। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई कि प्रस्तावना क्या है, कहां से इसकी संकल्पना ली गई है और किसने इसको प्रस्तुत किया, किसे? प्रस्तावना को। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, उसमें लिखा क्या है, वो ओवरऑल है क्या? देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2004 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो प्रस्तावना में आपने लास्ट में क्या देखा? लिखा हुआ है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब एडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। अधिनियमित मतलब इनैक्ट, लागू करते हैं। ठीक है, तो कौन सी तिथि को? 26 नवंबर 1949 को। जबकि हम पढ़ते हैं कि हमारा गणतंत्र दिवस तो मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? 26 नवंबर 1949 को संविधान का कुछ चीजें लागू हो गई थी। संविधान की कुछ चीजें लागू हो गई थी, जैसे नागरिकता लागू हो गया था, चुनाव लागू हो गया था। ठीक है, और अंतरिम संसद मतलब जो संविधान सभा थी, ये तय हुआ कि भाई जब तक चुनाव नहीं हो जाते, जब तक एक नई सरकार नहीं बन जाती, पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती, तो जो संविधान सभा है वो देखभाल करेगी, सारी चीजें, सारी व्यवस्था वो करेगी। ठीक है, तो उसे बोला गया अंतरिम संसद। और एक क्या था? संक्रमणकालीन प्रावधान, जो रियासतों से संबंधित था। तो ये जो चार चीजें थी, ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। इसीलिए हमारा जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि 26 जनवरी को फिर क्यों लागू हुआ संविधान, 26 नवंबर को ही पूरा क्यों नहीं लागू हो गया? भाई जब 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर रेडी हो गया, उसमें लिखा भी है कि हम अधिनियमित करते हैं, और हमने देखा कि कुछ चीजें लागू हो चुकी थी। इसका मतलब नागरिकता लागू हो गया था, चुनाव लागू हो गया था, चुनाव संबंधी जो प्रावधान थे, अंतरिम संसद तथा संक्रमणकालीन जो प्रावधान थे रियासतों से संबंधित, वो लागू हो चुके थे। तो फिर गणतंत्र दिवस यानी संविधान को 26 जनवरी 1950 में क्यों लागू किया गया, 49 में क्यों नहीं लागू किया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, आजादी से पहले 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसीलिए संविधान सभा ने और ये सबने ये निर्णय लिया कि हम अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे, यानी 26 जनवरी को लागू करेंगे, ना कि 26 नवंबर को। तो आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं आराम से कि 26 जनवरी को हमारा संविधान इसलिए लागू हुआ, ना कि 26 नवंबर को, क्योंकि 26 जनवरी को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया देश में, इसीलिए संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ। हालांकि बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। तो अब हम प्रस्तावना को विस्तार से समझते हैं, उसके एक एक शब्द को विस्तार से समझते हैं, और उसको समझने के लिए हम उसको बांट लेते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए हम उसको बांट लेते हैं। जैसे, तो प्रस्तावना की मुख्य बातों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, शासन शक्ति या सत्ता का स्रोत, कि शासन शक्ति या सत्ता का स्रोत कौन है? तो कौन है? भारत की जनता। कौन है? जनता। शासन शक्ति या सत्ता का स्रोत जनता है। दूसरा हम बांट सकते हैं कि सत्ता का स्वरूप कैसा है। तो कैसा सत्ता का स्वरूप है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हमारी सत्ता का स्वरूप है। ठीक है, और सत्ता का उद्देश्य क्या है? सत्ता का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, बंधुता, ये सत्ता का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, बंधुता, ये सत्ता का उद्देश्य है। तो प्रस्तावना की मुख्य बातों में अब हम पहला खंड समझते हैं, शासन शक्ति या सत्ता का स्रोत क्या है। शासन शक्ति या सत्ता का स्रोत भारत के संविधान में कौन है? जनता है। भारत का जो संविधान है वो लोक प्रभुता, पॉपुलर सोवरेनिटी को मान्यता देता है। भारत का संविधान लोक प्रभुता को मान्यता देता है। अब ये लोक प्रभुता शब्द आया कहां से? पॉपुलर सोवरेनिटी, लोक प्रभुता की अवधारणा फ्रांसीसी विचारक रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है, जहां पे लिखा हुआ है वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है, वॉक्स मतलब होता है वॉइस, वॉक्स मींस वॉइस। इसको और इलैबोरेट करेंगे तो ऑफ, ठीक है, वॉइस ऑफ, पॉपुली मतलब पीपल, इज, वॉक्स मतलब वॉइस, गॉड मीन्स गॉड, यानी वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड, यानी जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। तो इस प्रकार लोक प्रभुता का जो शब्द है, लोक प्रभुता शब्द, लोक प्रभुता की जो अवधारणा है, सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है, जहां पर लिखा है वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड, वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि लोक प्रभुता शब्द का वर्णन तो कहीं भी नहीं है संविधान में, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, प्रत्यक्ष रूप में संविधान में लोक प्रभुता शब्द का वर्णन नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में भारत के संविधान में लोक प्रभुता का विचार पाया जाता है। कैसे? हम देखते हैं कि प्रस्तावना के शुरू में ही लिखा हुआ है क्या? हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग, और अंत कहां से होता है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अच्छा, समर्पित करते हुए क्यों नहीं लिखा? आत्मार्पित क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो स्वयं पर भी इसे इनैक्ट करते हैं, उसको लागू करते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना में हमारे लोक प्रभुता का अंश या विचार मौजूद है अप्रत्यक्ष रूप में, क्योंकि हमारी प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है कि हम भारत के लोग, और अंत कहां होता है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि क्या प्रस्तावना में, क्या संविधान में लोक प्रभुता है,
तो जी हाँ, हमारे संविधान में लोक प्रभुता का विचार है या भारतीय संविधान लोक प्रभुता को मान्यता देता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें लोक प्रभुता विद्यमान है, यानी हमारे संविधान में लोक प्रभुता शब्द है अप्रत्यक्ष रूप में ही सही, ठीक है। यानी शासन शक्ति का जो स्रोत है वो जनता है। शासन शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। लेकिन एक विद्वान उनका क्या नाम है? केसी हुयर। केसी जो हुयर है ये ब्रिटेन के विद्वान है। इन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया, इन्होंने एक उल्लेख किया कि भारत के संविधान में, केसी हुयर अपना विचार देते हैं और कहते हैं कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। अब उन्होंने इसके पक्ष में मत दिए, कुछ तर्क दिए, और वो तर्क क्या है? कुछ तथ्य प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि भारत की संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, और संविधान सभा का चयन किसने किया या चुनाव किसने किया? प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों ने किया। अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप में हुआ है। और प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनका चयन कौन किया था? उनका चयन शिक्षित और धनी वर्ग ने किया था, क्योंकि उस वक्त सार्वजनिक मताधिकार, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार नहीं था देश में आजादी से पहले। तो जो प्रांतीय विधानमंडलों का जो चुनाव था वहां एक प्रक्रिया थी, एक लिमिट तय की गई थी कि भाई इतना धनवान व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है, और एक शिक्षा की भी सीमा तय थी कि इतना शिक्षित व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो जो उस वक्त प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था, और संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की नींव रखी, संविधान का निर्माण किया। तो केसी हुयर यही तर्क प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि उस वक्त जो प्रांतीय विधानमंडल ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था वो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य स्वयं सार्वजनिक मताधिकार से चुनकर नहीं आए थे, वो एक शिक्षित और धनी वर्ग के लोगों के द्वारा चयनित थे, जिनकी जनसंख्या भारत में मात्र 15% थी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो भारत का जो संविधान है उसमें लोक प्रभुता है, वहां ये जो शब्द है हम भारत के लोग, ये मिथ्या शब्द है, ये गलत है। भारत के संविधान में लोक प्रभुता नहीं है। केसी हुयर ने अपना तर्क दे दिया। अब आपको इस तर्क का खंडन करना है, इस पर अपनी टिप्पणी रखनी है। ये एक प्रश्न भी है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, टिप्पणी कीजिए 200 शब्दों में। तो आप क्या तर्क देंगे? ठीक है, केसी हुयर ने जो तथ्य दिया वो सही है, जो तर्क दे रहे हैं वो गलत है, यानी तथ्य और तर्क की गलत व्याख्या कर रहे हैं। कैसे? अब आप समझिए। भारत के जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं, जब भारत में स्वतंत्र भारत में जब पहला चुनाव हुआ 1952 में, 1952 में जब पहला चुनाव होता है, तो हम देखते हैं कि संविधान सभा के अधिकतर सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया है उसमें भाग लेते हैं और भारी बहुमत से जीत दर्ज कराते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर पहले आम चुनाव हुए उसमें जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भाग लेते हैं और भारी बहुमत से जीत दर्ज कराते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो इससे क्या पता चलता है? जब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया तो लोगों ने उन्हीं संविधान सभा के सदस्यों को चुन लिया। इसका मतलब वो जनता के प्रतिनिधि ही थे, भले उस वक्त सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अनुमति नहीं थी या स्वतंत्रता नहीं थी। हमने यहां से एक तर्क देकर सिद्ध कर दिया। दूसरा हमारा तर्क है कि भारत के संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है। भारत के संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया, यानी लोकतंत्र का जो आदर्श है, जो संस्था है, वो सब मौजूद है। तो लोकतंत्र बिना लोक प्रभुता के तो संभव नहीं है। तो दूसरा तर्क यही है कि भारत के संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है, जो लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि जो केसी हुयर का जो मत था वो तथ्य और तर्क की गलत व्याख्या पर आधारित है। यानी उन्होंने तथ्य तो सही दिए, फैक्ट तो सही दे रहे हैं वो, लेकिन उस फैक्ट के आधार पर जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जो तर्क वो दे रहे हैं, वो गलत है। तो आप इन सभी तथ्य और तर्क के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध होता है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता मौजूद है। तो इस प्रकार आपने प्रस्तावना की जो मुख्य बातों में जो पहला था कि शासन शक्ति का स्रोत जनता है, आपने समझ लिया, जान लिया। अब दूसरा प्रस्तावना की जो मुख्य बात है, यानी सत्ता का स्वरूप, कि सत्ता का स्वरूप कैसा है, उसमें हमने क्या पहला देखा था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है? अब वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आप बोर होंगे, इसलिए चलिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करें, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और बहुत जल्द आपका नेक्स्ट वीडियो आ रहा है।